समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज हम साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। देश के हाल के वर्षों में तेजी से हुआ डिजिटलीकरण और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल से जीवन आसान हुआ है, लेकिन इससे साइबर अपराधों का भी जन्म हुआ है। देश में साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बन गई है। साइबर अपराधी लगातार नए तरीके और तकनीक विकसित कर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। इससे बचने के लिए जन जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। सरकारी प्रयासों के साथ ही आम आदमी के जागरूक रहने से ही साइबर अपराधों को रोका जा सकता है। साइबर अपराधों के प्रकार, इनसे बचने तथा सुरक्षित रहने के लिए क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, साथ ही साइबर अपराध का शिकार होने पर क्या कदम उठाना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गृह मंत्रालय में I4C के साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल बादल कौशिक और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई है। नंबर है 23314444 और 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप इस पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हम जानना चाहेंगे बादल जी कि साइबर फ्रॉड क्या है, उसके कॉमन टाइप्स क्या क्या हैं। नमस्कार सभी श्रोताओं को और आपका धन्यवाद कनक जी कि आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज चुना है। साइबर अपराध या साइबर फ्रॉड जो है, ये एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल या फाइनेंशियल गोल के लिए जो है फ्रॉस्टर्स नए नए तरीके अपनाते हैं, उसको जो है साइबर अपराध का नाम दिया गया है। इसमें क्रिमिनल्स बहुत वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, डिजिटल नेटवर्क और अनऑथराइज एक्सेस, ताकि सेंसिटिव डेटा या सर्विसेज या जो मनी लॉन्ड्रिंग हम बोलते हैं, वो कार्रवाई करते हैं। हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं उड़ीसा से, पद्म लोचन जी। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए जी। पद्मलोचन जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। हम आपसे फिर बाद में जुड़ेंगे। गुलशन राय जी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं? देखिए, एक तो यह है कि साइबर जो फ्रॉड है, कोई भी दंडनीय काम, जो ये दंडनीय कार्य है, अगर आप अपने मोबाइल के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा या किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा या किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा करते हैं, उसे साइबर अपराध बोलते हैं। और जिस अपराध में पैसों का लेन देन हो जाए, आपके खाते से पैसे निकल जाएं, आपकी जेब से पैसे निकल जाएं, आपके वैलेट से पैसे निकल जाएं, और कोई ऐसा दंडनीय अपराध हो जाए जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस होने की हो, उसको साइबर फ्रॉड बोलते हैं। और उस अपराध को अगर आपके बैंक से नोटिस आता है या आपके आज आप पैसे बैंक में जमा कराते हैं और बैंक से पैसे निकालते हैं, तो आपके मोबाइल फोन पे आप मैसेज आता है कि आपके पैसे निकल गए, आपके पैसे जमा हो गए, या आपका कोई क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस होता है तो वो भी आपके फोन पे मैसेज आता है कंपनी से कि आपके क्रेडिट कार्ड से इतना डेबिट हुआ और ये चीज ट्रांजैक्शंस हुआ। और बहुत बारी मैसेज में ये भी लिखा होता है कि कहाँ से हुआ, आपने पेट्रोल भरवाया या किसी ट्रांजैक्शन किया, वो भी उस मैसेज में बहुत बारी आ जाता है। डिपेंड करता है बैंक के ऊपर।
तो अगर वो मैसेज आते, एक तो ये होता है कि आपके ऊपर मैसेज आता है, आपने कुछ पैसा ना निकाला है, ना पैसा जमा किया है, ना आपने कोई ट्रांजैक्शंस किया है, और आपके मैसेज आता है, तो आपका एक वो आपको पता लगता है कि साइबर फ्रॉड हुआ। मोटे मोटे तौर पे ऐसे पता लगता है साइबर फ्रॉड हुआ, ऑनलाइन पता लगता है। और उसके अलावा कभी कभी ये होता है कि आपको थोड़े दिनों बाद पता चलता है, थोड़े दिन बाद पता चलता है, या बैंक की स्टेटमेंट आती है आपको, या किसी स्टेटमेंट आती है कि आपको साइबर फ्रॉड हो जाता है, आपका पैसा निकल जाता है। तो जैसे ही कोई पैसे का ट्रांजैक्शन जाता है और आपको मैसेज आता है, आपको तुरंत पता लग जाता है कि साइबर फ्रॉड हो गया। और मोटे तौर पर तो यही देखा जाता है। आप कुछ कहना चाहेंगे बादल जी? हाँ, जो डॉक्टर गुलशन जी ने बताया है, उसी के अलावा ब्रॉडली साइबर अपराध को हम 5 मोटी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि बताया, अनऑथराइज एक्सेस, आपका बैंक अकाउंट या जो है किसी अनऑथराइज एक्सेस, आपकी परमिशन के बिना एक्सेस कर रहे हैं, या आपके कंप्यूटर डाटा या प्रोग्राम को कोई डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, ये दूसरा हो गया। सैबोटाज, आपके सिस्टम या नेटवर्क को करना की कोशिश कर रहा है। एक अनऑथराइज इंटरसेप्शन ऑफ डेटा, आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसको बीच में कोई इंटरसेप्ट कर रहा है। या कंप्यूटर एस्पिनाज जो है ऑफन देखा जाता है, बेसिकली पॉलिटिकल, मिलिट्री या इकोनॉमिक एडवांटेज के लिए। ये सब ब्रॉडली साइबर अपराध में माने जाते हैं। तो इसकी रिपोर्ट कहाँ की जानी चाहिए? ओके, ये साइबर अपराध जो है एक बहुत बड़ा विषय है, और माननीय गृह मंत्री जी ने I4C को मैंडेट दिया है कि वो एक सेफर साइबर स्पेस सिटीजन्स को प्रोवाइड करें। और इसी के लिए जो है रिपोर्टिंग, ईज ऑफ रिपोर्टिंग के लिए, कि अगर किसी के साथ साइबर अपराध होता है तो वह व्यक्ति घर बैठे बैठे अपना रिपोर्ट कर सके, इसका प्रावधान किया गया है। 1930 हेल्पलाइन नंबर जो हम अक्सर सुनते हैं, हाँ, उस पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ cybercrime.gov.in पे भी ऑनलाइन जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। ये जो रिपोर्ट करते हैं उसमें ध्यान में ये रखना है कि जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो अपनी ट्रांजैक्शन आईडी जो हैं वो डिटेल निकाल लें, क्योंकि वो देखने में आता है कि कई बार घबराहट में, क्योंकि अंडर स्ट्रेस होते हैं व्यक्ति, वो अपनी डिटेल्स पूरी नहीं निकालते हैं, या ट्रांजैक्शन आईडी जिससे आगे चल के जो ट्रैकिंग करते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है, उसमें मुश्किल आ सकती है। रमाशंकर वाजपेयी जी है हमारे पुराने श्रोता रायबरेली से। जी रमाशंकर जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि साइबर देखिए, साइबर शब्द जो है अंग्रेजी है, देहात के लोगों को साइबर का एक विस्तृत बताया जाए और ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे बचा जा सकता है। ओके, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है रमाशंकर जी। साइबर अपराध यानी कि कोई भी इंटरनेट के द्वारा, जैसे आप ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पे हैं या आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये सब जो हैं, इन चीज़ों में थोड़ा सा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। ध्यान में रखना ये जरूरी है कि आप अगर ऑनलाइन हैं तो आपका नेटवर्क जो है वो एक सिक्योर नेटवर्क है। जो पब्लिक वाईफाई हैं वहाँ से ट्रांजैक्शंस या ऑनलाइन जो साइट्स हैं उनको एक्सेस ना करें। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। डॉक्टर गुलशन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जो कन्या साहब आपने बताया, बिल्कुल सही बताया आपने। उसको ध्यान रखने के लिए काफ़ी प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं। जिस चीज़ को आपको, जिसको जानकारी नहीं है, जिसको आप जानते नहीं हैं, उसको आप टच मत करिए। आज के दिन में हर इंसान के पास मोबाइल फ़ोन है। एक बिलियन से ज़्यादा, 100 करोड़ के से ज़्यादा तो फ़ोन ही फ़ोन है इस देश के अंदर। और उसमें 55% फ़ोन तो ये क्या कहते हैं, स्मार्टफोन्स हैं, जो बड़े फ़ोन्स होते हैं। उस पे सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं, वेब भी एक्सेस होती है, ईमेल भी एक्सेस होती है, सब कुछ होता है। एक अपराधी जो होता है वो आपसे सबसे पहले करता क्या है कि वो आपको एक मेल भेजता है जो लगता है कि ओरिजिनल है पर वो ओरिजिनल नहीं है। जैसे ही आप उस मेल को क्लिक करते हैं
और वो आपका फ़ोन जो है वो कंप्रोमाइज हो जाता है और इसके द्वारा आपके सारे आपकी जानकारी उससे हासिल कर लेता है कि इनकी ये साहब का नाम क्या है, मैडम का नाम क्या है, इसका क्या ईमेल एड्रेस है, उसका कौन सा फ़ोन है, वो सब उससे उनको पता लग जाता है उनको उसके। और उससे आपके फ़ोन में घुस के, और नॉर्मल हम हमेशा यही होता है कि हम कुछ पासवर्ड अपने फ़ोन में डाल देते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड फ़ोन में डाल देते हैं, सबको वही रखते हैं, तो उससे वो उन सब से चोरी कर लेता है। वो चोरी करने के बाद और उसको आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं, और उसको चोरी करके ले जाता है और उससे आपको ट्रांजैक्शंस करता है। तो हमको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमको अगर कोई जान पहचान की मेल नहीं है तो हमको उसको मेल क्लिक नहीं करना चाहिए। हमारा मेल अकाउंट भी, हम सारी मेल, जंक फोल्डर हमेशा होता है मेल में, वहीं जानी चाहिए, और हम उस मेल में से जो हम जानते हैं पहचानते हैं, जो हमारे नोन सोर्सेज हैं, उनसे हमको इनबॉक्स में डालना चाहिए। सारी मेल एक जंक्स में आनी चाहिए, जंक से जो जानी पहचाने हैं उसको इनबॉक्स में डालना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि इन सब करने के बावजूद भी काफ़ी कुछ मेल्स ऐसी होती हैं, फिल्टर नहीं हो पाती हैं, वो भी इनबॉक्स में आ जाती हैं। पर एक मोटा सिद्धांत यही है, प्रिंसिपल यही है कि आप जब तक किसी मेल को जानते नहीं है उसको टच मत करिए। आज के दिन बहुत से SMS मैसेजेस भी आते रहते हैं जो लगता है कि ओरिजिनल है। मैं खुद जानकार हूं, मुझे भी कई बार ये बहुत भ्रम हो जाता है, लेकिन एक सिद्धांत वही है, आपको SMS आए या आपको फोन कॉल आए या आपको मेल आए या किसी किस्म का आपको ट्रांजैक्शंस आपके मोबाइल फोन में, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे और आईपैड पे होता है, आप जिसको जानते नहीं हैं उसको आप मत टच करिएगा, बिल्कुल मत टच करिएगा। आजकल मैं आपको एक बात और बताऊं, आपको फोन करता है कोई आपका आदमी पुलिस में, आपका बेटा पुलिस में है, व्हाट्सएप कॉल आती है, पुलिस के पास हूं मैं, आपका बेटा ये है, बेटी ये, आपने ये कर दिया। आप उनसे ये ध्यान रखिएगा, उसने कहा ठीक है, आपने कहा मैं जरा थोड़े से काम में बिजी हूं, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको फोन तुरंत करता हूं, फोन और तुरंत करती हूं फोन। आप उनसे डायरेक्ट बात मत करिए, क्योंकि ऐसे जो फोन कॉल्स आती हैं वो फोन कॉल रिटर्न नहीं होती हैं। तो आप उनको जैसे रिटर्न करेंगे, अगर कोई जेन्युइन कॉल है तो वो रिटर्न होगी, और जो जेन्युइन कॉल नहीं है वो रिटर्न नहीं होगी। आप समझ जाएंगे कि ये कॉल जो है फ्रॉड है, ये कॉल किसी अपराधी का है, किसी पर्पस के लिए गलत तरीके से कॉल किया गया है। तो आप कोई फोन कॉल जो आती है जिसको आप जानते नहीं है, उसको आप अगर सुन लेते हैं तो उससे कहिए कि हाँ, अपना नंबर दे दीजिए, हम आपको फोन करते हैं, हम किसी कार्य में बिजी हैं, 2 मिनट में फोन करते हैं। कोई भी आप अपना जो आप लगा सकते हैं, सीधी फोन नहीं लीजिएगा। बादल जी, इसमें मैं एक चीज, जो इनका सेकंड क्वेश्चन का पार्ट था कि इससे कैसे बचाव करें, तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी मन की बात 27 अक्टूबर और 24 नवंबर को इसमें विस्तार से बताया था, और एक गुरु मंत्र दिया है कि रुको, कोई जल्दबाजी मत करो, उसके बाद सोचो कि मेरे पास ये कॉल आ रहा है या मैं लिंक है इस पे क्लिक करूं या नहीं करूं, और फिर एक्शन लो कि मुझे देख के कि करना है नहीं करना है, और अगर गलती हो गई है तो उसका रिपोर्ट करना है, कैसे करना है। तो ये गुरु मंत्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इसको अपनाना बहुत जरूरी है। रुको, सोचो और एक्शन लो। बहुत बढ़िया। इंदौर से हैं अनिल जी हमारे साथ फोन लाइन पर। अनिल जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम नमस्ते, और हमारा नमस्ते। हमारा सवाल ये है कि जो लोग पैसे दुगने करने के नाम पे या नौकरी देने के नाम पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर विज्ञापन देते हैं और लोग इनके झांसे में आके पैसे भी दे देते हैं, तो क्या ऐसे लोग क्राइम ब्रांच की श्रेणी में आते हैं साइबर अपराध के, या फिर इनके जो गुनाह है किसी दूसरे से अपन कर सकते हैं, और इनकी शिकायत करने के लिए क्या और कोई वजह है क्या? अनिल जी, आपने बहुत ही अहम एक सवाल पूछा है, इसके लिए थैंक यू। ये जो है साइबर स्लेवरी एक आजकल बहुत प्रचलित अपराध है। इसमें जो फ्रॉस्टर हैं वो एडवर्टीजमेंट देते हैं, और खासकर नए लड़के जो जॉब ढूंढ रहे हैं, यंग पीपल, उनको जो है फंसाने की कोशिश करते हैं, और उनको अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह का झांसा देके कंट्री से बाहर लेके जाते हैं,
और उनसे जोर जबरदस्ती करके जो है अपने ही देश के अगेंस्ट साइबर अपराध करने के लिए मजबूर करते हैं। तो ऐसा जब भी ऑफर आता है किसी के पास, तो बहुत ध्यान में रखना है कि आपको बहुत ही अट्रैक्टिव अगर आ रहा है, बहुत कॉशियसली चलना है, उसकी जानकारी पूरी तुरंत लेनी है, अच्छे से पूरा इन्वेस्टिगेशन करके अपने लेवल पे इसका ध्यान रखना है। और जब आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारी एडवाइजरीज I4C द्वारा एयरपोर्ट्स पे, मेट्रो स्टेशन पे, आपके मोबाइल पे कॉलर ट्यून्स के माध्यम से आपको इसके बारे में जागरूक कराया जाता है। तो हमेशा इसका ध्यान रखें कि आप ऐसे अपराधों में ना फंसें। बट बाई चांस आपके साथ ऐसा घटना हो जाती है और आपको ऐसा पता लगता है, तो तुरंत इसकी सूचना आप 1930 कॉल सेंटर पे कहीं से भी इंडिया में कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो किसी भी साइबर थाने में जाके अगर आप रिपोर्ट करेंगे, वो भी आपको पूरी मदद देंगे। देशदीप दास हैं उड़ीसा से। देशदीप दास जी। जी नमस्ते जी, बोलिए। जी मेरा सवाल है, डिस्पाइट गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स, हाउ साइबर स्कैम इज बीइंग पॉसिबल? ओके, देशदीप जी, आप जैसे जानते हैं कि आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है सभी फील्ड में। उसी प्रकार जो फ्रॉस्टर्स हैं वो भी टेक्नोलॉजी को बहुत यूज़ कर रहे हैं। क्रिमिनल नेटवर्क जो है वो अपना एक्सपैंड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजीज जैसे मॉलवेयर, डीप फेक, AI ड्रिवन सर्विसेज जो हैं उसको यूज़ कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, जो पैसा इंडिविजुअल से वो लूटते हैं, उसको जो है डिफरेंट लेयर्स में करके मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर लेके जाते हैं। तो ये भी बहुत सोफिस्टिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत काम कर रहे हैं। बेसिकली ये लोग जो हैं कंट्री के बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशियन रीजन से बेसिकली, जहाँ पे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स, टेक्नोलॉजिकल सेवी गैंग्स हैं जो काम कर रहे हैं। एंड ये अपने क्राइम को बहुत ही सब ग्रुप्स में, टास्किंग में जो है अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ताकि उनको पकड़ने का जो इन्वेस्टिगेशन है वो और मुश्किल हो सके। बट इसका जो है पुलिस भी जो है अपने को सक्षम कर रही है। जैसे कि अभी एक गृह मंत्री जी के निर्देश के अनुसार साइबर कमांडोज जो हैं ट्रेनिंग चल रहा है। अगले 5 साल में 5000 साइबर कमांडोज ट्रेन किए जाएंगे, जो कि टेक्नोलॉजिकल सेवी होंगे और इन्वेस्टिगेशन फास्ट कर पाएंगे। तो ये क्रिमिनल्स जो हैं नहीं बचेंगे, इनको जो है अपने अंजाम पे पक्का पहुंचाया जाएगा। हमारे अगले श्रोता हैं राजेंद्र, हिसार, हरियाणा से। नमस्कार जी कनक जी, और विशेषज्ञों को नमस्कार जी। जी, मैं विशेषज्ञों से ये जानना चाहता था कि भविष्य में कभी साइबर अपराध रुकने की संभावना है या कम होगा या बिल्कुल ही रुक जाएगा, इसके बारे में जानना था। और दूसरी विशेषज्ञ ने ये बताई, जब भी हमारे पास कॉल आए तो उसे रुक के दोबारा करे, तो ये भी एक अच्छी जानकारी दी। और मेरे पास भी एक बार ऐसा कॉल आया था, तो मैंने उनका पता पूछा था भी कहाँ से बोल रहे हो, तो वो मैंने उनका जो क्षेत्र है, मैंने उनका थाने का क्षेत्र भी पूछा था, भाई कौन सा थाना नजदीक लगता है। तब वो इस बात सुन के फोन करके काट के चले गया था। तो ये जानकारी अच्छी दी डॉक्टर विशेषज्ञ। नमस्कार। नमस्कार। गुलशन जी, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको कुछ मूल मंत्र देता हूं। आज फिनटेक का टाइम है और हर कोई यूपीआई से पैसे भेजता है। आपके पास मोबाइल फोन है, यूपीआई आपके पास ऐप है, आपके बैंक में पैसा है, आपको 5 रुपए से लेकर 1 रुपए से लेकर कुछ भी पैसा आप उसमें से भेज सकते हैं। हालांकि हर सर्विस प्रोवाइडर ने, हर बैंक ने अपनी एक लिमिट डाली हुई है कि आपको 2000 रुपये से लेकर 5000, 1 लाख रुपए तक आप पैसा भेज सकते हैं। मैं आपको एक वो बताता हूं कि एक तो जब आप यूपीआई अकाउंट किस बैंक को लिंक करें, उसको अपने मेन अकाउंट से लिंक मत करिएगा। एक अलग से सेविंग बैंक अकाउंट खोलिए और उससे आप अपना यूपीआई अकाउंट खोलिए।
उसमें आप अपनी क्षमता के हिसाब से पैसे रख सकते हैं। 25,000 रखिए, 10,000 रखिए, 20,000 रखिए, इतने ही पैसे रखिए कि आपकी क्षमता हो। अगर वहां पे कुछ हो जाए तो आप उस लॉस को बर्दाश्त कर सकें। तो अपने रिस्क के हिसाब से पैसा रखिए और उस अकाउंट को आप अपने यूपीआई अकाउंट से लिंक करिए और आप दिन भर फिनटेक ट्रांजैक्शंस करिए। जहां भी जाना है आपकी बहुत सहूलत हो जाती है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जेब में पैसे नहीं है, पैसे चेंज की जरूरत नहीं है, आप अपना मोबाइल फोन खोलिए और करिए। और आज बैंक्स में भी बहुत सी उन्होंने सिक्योरिटी की एक तकनीक लगा दी है कि आपको वो अकाउंट ट्रांजैक्शन से पहले आपको ओटीपी भेजते हैं और आप ओटीपी उसको एंटर करते हैं, तब जाके ट्रांजैक्शन होता है और बैंक इमीडिएटली आपको बताता है कि आपका अकाउंट ये डेबिट हो गया है और अगर आपने नहीं किया तो आप इस फोन पे इस जगह पे आप रिपोर्ट करिए। गुलशन जी, श्रीकांत जी हमारे साथ हैं बैंगलोर से, उनका सवाल लेते हैं। श्रीकांत जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम उन लोगों को ओटीपी न दें और बोले हुए लिंक पे क्लिक न करें तो भी क्या वो हमारी एफडी से रुपया निकाल सकते हैं? एफडी बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट को तोड़ के रुपया ले सकते हो? श्रीकांत जी, जैसा कि अभी हम पहले चर्चा कर रहे थे कि हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है और उनको रोजमर्रा की जैसे हम आदत में शामिल करना है। साइबर हाइजीन को भी उसी प्रकार हमारी आदत में शामिल होना चाहिए। हमें कोई भी ओटीपी लिंक जो है उस पर क्लिक नहीं करना है। साइबर हाइजीन में जो है अपना जो पासवर्ड है उसको स्ट्रांग रखना है। सॉफ्टवेयर अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं उसको अपडेट रखना है। ब्राउजिंग साइट जो हैं ऑथेंटिक ब्राउजिंग साइट से ही एक्सेस करना है। नेटवर्क सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, आप कहाँ से नेटवर्क एक्सेस कर रहे हैं। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, कहते हैं पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहां तक हो सके। हाँ, अब ये जब आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं खासकर उस समय जो है पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप घर पे हैं या अपने मोबाइल नेटवर्क का जो डेटा है उसको यूज करके ही करें, वो ज्यादा सिक्योर है। साथ ही साथ जो हम कुछ ऑनलाइन मिस्टेक करते हैं, जैसे सेम पासवर्ड हम यूज करते हैं कॉमन पासवर्ड, वो नहीं करना चाहिए। अपडेट्स अगर हमारे पास आ रहे हैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स, उसको इग्नोर करते रहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अपडेट करते रहना चाहिए। और फेसबुक और सोशल मीडिया साइट्स पे हमें अनावश्यक डिटेल्स, जैसे किस तरह की जानकारियां नहीं शेयर करनी चाहिए हमें सोशल मीडिया पर? हाँ, सोशल मीडिया में एक तो आप क्लोज ग्रुप में ही जानकारी दें, अपना फोटोग्राफ्स या आपका एड्रेस या मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, ऐसी इंफॉर्मेशंस जो हैं शेयर ना करें, क्योंकि फ्रॉस्टर्स यही इंफॉर्मेशन निकाल के आपको कॉल करते हैं और नए नए मॉडस ऑपरेंडी के साथ आपको टारगेट करते हैं। जैसे सोशल मीडिया से उन्होंने कुछ डेटा ले लिया और फिर आपको कॉल करेंगे कि आपको डराएंगे, या बिकॉज फ्रॉस्टर बेसिकली 3 मूल भावनाओं पे टारगेट करते हैं, या तो ग्रीड पे कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या आपको डराएंगे डिजिटल अरेस्ट जो है, जैसे आपको बोलेंगे मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, आपके यहाँ ड्रग पार्सल मिला है, या आपको प्यार या लस्ट जो है उसके माध्यम से आपको डेटिंग साइट्स पे या यहाँ पे, तो इनका हमें ध्यान रखना है। इनका सवाल ये था आपका सवाल ये था कि लिंक पे अगर हम क्लिक ना करें और ओटीपी नहीं दें तो हमारी एफडी कैश नहीं होगी। देखिए, आप अगर जब लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि आप एफडी तोड़ने के इच्छुक हैं। जब आप ओटीपी भेजते हैं तो आप कंफर्म करते हैं कि आप सही आदमी हैं और आपके सही इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आप लिंक क्लिक नहीं करते हैं और ओटीपी क्लिक नहीं करते हैं और अगर आपकी एफडी कैश हो जाती है तो आपको बैंक पूरा उसका मुआवजा देगा, आपका उसमें नहीं होगा। जैसे ही आप ओटीपी क्लिक करेंगे, लिंक ओटीपी देंगे और लिंक देंगे तो आपकी सहमति हो जाती है। बैंक को नहीं पता चलता, क्या बैंक ये देखता है कि आपकी सहमति
हो गई है। इसलिए किसी भी लिंक पे और कोई OTP पे आप बिल्कुल भी मत उनके साथ शेयर करें, और नहीं शेयर करेंगे तो आपकी सहमति नहीं होती है। जैसे ही शेयर करेंगे सहमति हो जाती है, ये आप इस बात का ध्यान रखिएगा। विनय श्रीवास्तव हैं मध्य प्रदेश से। विनय जी, क्या पूछना है आपको? विनय जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हमारे साथ, हाँ मैडम सुन पा रहा हूँ। जी 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 बोलिए विनय जी, बोलिए आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैडम, ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हमारे साथ साइबर फ्रॉड नहीं हुआ, हम बच गए साइबर फ्रॉड। हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं, आप पूछिए। फ्रॉड नहीं हुआ, बच गए, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ कि उस नंबर पर हम बताएं। 1930 नंबर इसलिए दिया गया है ना। हाँ विनय जी, आपका जो सवाल है कि आपके साथ फ्रॉड का अटेम्प्ट हुआ है बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर भी आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप 1930 के माध्यम से या हमारे cybercrime.gov.in पे जाके वहां पे आप जो है ये डिटेल्स वहां पे दे सकते हैं। उस डिटेल्स को जो है I4C स्टडी करता है, एनालिसिस करता है और उस पे उचित कार्रवाई करता है। ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? हाँ, ये भी जो है एक साइबर हाइजीन का पार्ट है। इसमें जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, यानी कि आप किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए 2 जो है पड़ाव पार करेंगे। जैसे कि आप जो है थंब इम्प्रेशन भी देंगे और साथ ही साथ OTP भी लेंगे, तो उससे जो है एक लेयर्ड प्रोटेक्शन हो जाता है, जो कि एक अच्छा प्रैक्टिस है और ये सबको करना चाहिए। शिमला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश जी। राकेश जी, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, डॉक्टर विशेषज्ञ से जी। मेरा ये सवाल है कि अगर हमें फ्रॉड कॉल आते हैं या फेक नंबर से कॉल आते हैं ऑपरेटर से, जिसका जो है अपना नंबर शो नहीं करते, जब हम उनको कॉल करते तो कॉल डायबिट शो आता है, तो उसमें जो है ऑप्शन आता है इसके लिए 1 दबाए, इसके लिए 2 दबाए, लेकिन इस चीज से कैसे बचिए? जो कॉल डायबिट का जो सिस्टम है ये कितना खतरनाक है, क्योंकि इसको क्या सरकार या कंपनी वाले क्या बंद नहीं कर सकते ताकि जो अन्य नंबर पे जो कॉल डायबिट करते लोग? देखिए, ये कॉल डायवर्शन फैसिलिटी तो होती है, वो कभी कभी डिवाइस के अंदर भी होती है, किसी और तरीके से भी होती है। कॉल डायवर्शन फैसिलिटी कोई बहुत खतरनाक नहीं है, अगर आप उसको ध्यान से हैंडल करेंगे तो वो बात कोई खतरनाक और कोई बहुत वो चीज नहीं है। लेकिन आज की डेट में उसमें एक आपको IVD लगा होता है, जिसके अंदर आपको एक कंप्यूटर लगा होता है, आप सारी जानकारी उस कंप्यूटर में होती है। वही कहते हैं कि एक हिंदी में दबाइए, एक इंग्लिश में सुनना दबाइए, तो वो आपको प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है और उससे सर्विस जल्दी होती है। उससे एक ही कंप्यूटर एक टाइम में बहुत से लोगों को हैंडल कर लेता है। सो कॉल डायवर्शन फैसिलिटी को गलत नहीं है। अगर दूसरी तरफ से रिस्पांस आ रहा है, आपको लगता है ठीक है, कुछ आपको भी जज करना पड़ेगा, अगर वो ठीक आ रहा है तो कॉल डायवर्शन फैसिलिटी गलत नहीं है। धर्मवीर जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। धर्मवीर जी नमस्कार जी मैडम जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार। आजकल नया एक फ्रॉड का तरीका इन्होंने अपना लिया है कि नजदीक हवाई अड्डे से आप प्लॉट खरीदें या आप बिजनेस के लिए ऑफिस खरीदें और उस पर ये करें, और हम बैक कॉल करते हैं तो बैक कॉल से वो नंबर मिलता नहीं। दूसरा सवाल ये है कि कीपैड वाले फोन से अगर हम इसको ओके भी करते हैं तो उसमें हमारा अकाउंट अगर बैंक से नहीं जुड़ा, तो ये नंबर नहीं जुड़ा, तो उसमें तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दूसरी बात का भी जरूर जवाब दें। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप कीपैड वाले फोन से करते हैं उसमें बहुत सी फीचर्स नहीं होते हैं और उसके बहुत सी डिटेल्स वापस नहीं जाती हैं। स्मार्टफोन से सारी डिटेल चली जाती हैं, इसलिए अगर आप कोई सेंसिटिव काम कर रहे हैं या कुछ और ऐसा कर रहे हैं तो बेटर है कि की फीचर वाले फोन इस्तेमाल करिए। लेकिन अगर आप प्रिकॉशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अभी इस चर्चा में आपको बताया गया और आगे पीछे भी चर्चा हुई और आगे भी चर्चा होगी, बताते हैं, तो आप फॉलो करेंगे तो स्मार्टफोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र में साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल बादल कौशिक और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ गुलशन राय, आप दोनों का स्टूडियो में आने और श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कनकलता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।